आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है पूर्व जन्म की अधूरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में सुलेखा नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता एक बहुत ही धनी व्यापारी थे और वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही नाजो से पाल पोस कर बड़ा किया था। सुलेखा भी एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। सुलेखा को बचपन से ही अजीब अजीब तरह के सपने आते थे, जिनकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। पहले तो उसे समझ में नहीं आता था कि उसे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसके सपने हमेशा अधूरे होते थे, जिन्हें वो समझ नहीं पाती थी। परंतु उसके कुछ समय बाद जब सुलेखा बड़ी हो जाती है, तब उसे और भी ज्यादा भयानक सपने आने लगते हैं। उसे बचपन से ही सपने में एक सिपाही दिखता था और उसे ऐसा लगता था जैसे मानो वो उस सिपाही को अच्छे से जानती हो। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम पिंकी था। वो अक्सर उसे अपने सपने के बारे में बताया करती थी। एक दिन वो अपनी सहेली पिंकी से कहती है कि पिंकी, तुम्हें पता है, आज फिर से मुझे वही सपना आया और उस सपने में आज मुझे बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। तब पिंकी कहती है कि अब तो ये आम बात हो चुकी है, तुम्हें तो हर रोज वही सपना आता है जिसमें तुम्हें एक ही चीज बार बार दिखाई देती है। तब सुलेखा कहती है कि अरे नहीं पिंकी, इस बार मुझे वो सपना पूरा दिखाई दिया और उसमें मुझे बहुत ही अलग चीज पता चली। तब पिंकी कहती है कि ऐसा क्या पता चला तुम्हें? उसके बाद सुलेखा कहती है कि क्या तुम्हें पूर्व जन्म की बातों पर विश्वास है? पिंकी कहती है कि क्या कहा तुमने? पूर्व जन्म? पूर्व जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमें भला अपने पिछले जन्म की बातें कैसे याद रह सकती हैं, जबकि हमें तो अपने बचपन की बातें भी याद नहीं रहती। तो मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती। और सुलेखा, तुमने पूर्व जन्म के बारे में क्या पूछा? तब सुलेखा आगे कहती है कि तुम्हें पता है कि पिंकी, जो सिपाही मुझे बचपन से दिखता था, आज मेरे सपने में आया कि मैं और वो सिपाही, हम दोनों का विवाह होने वाला था और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। परंतु हमारे विवाह से कुछ दिन पहले ही दूसरे राज्य के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से उस सिपाही को युद्ध में जाना पड़ा। और उसके कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि वो सिपाही युद्ध में शहीद हो गया। उसके बाद मैंने अपने सपने में आत्महत्या कर ली, क्योंकि मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मुझे ये सपना बहुत अजीब लगा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गई। मुझे लगता है कि जरूर मेरे पिछले जन्म की कहानी से ही ये सब जुड़ा है। तब पिंकी कहती है कि अरे सुलेखा, तुम भी कैसी अजीबोगरीब बातें करती हो। पूर्व जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये महज एक सपना ही है। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। सुलेखा कहती है कि नहीं पिंकी, ये महज एक सपना नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बचपन से ही वो सिपाही अपने सपने में दिखता है और बड़े होने के बाद मुझे पूरी बात समझ में आ गई है कि मेरे और उस सिपाही के साथ क्या घटना घटित हुई थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा मैं सोच रही हूँ बिल्कुल वैसा ही है और ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये घटना पहले घटित हो चुकी है और मैं अपने जीवन में एक बार उस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहती हूँ। तब पिंकी सुलेखा को समझाने का बहुत प्रयास करती है कि पूर्व जन्म जैसी कोई भी बात नहीं होती है, ये सब केवल उसका वहम है और ऐसा कभी भी सच नहीं हो सकता है। परंतु सुलेखा का मानना कुछ और ही था और वो पिंकी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उस दिन के बाद से सुलेखा को हर रोज वही सपना बार बार आता है और सुलेखा का विश्वास और भी बढ़ जाता है। फिर उसके कुछ समय बाद उनके गांव में एक चित्रकार आता है। वो इस गांव में नया होता है और उसने वहां पर किराए पर एक घर लिया होता है। उसका नाम आरव था, जो कि बहुत ही सुंदर चित्रकारी किया करता था। वो इतने सुंदर चित्र बनाता था कि पूरे गांव में उसके चित्रों की प्रशंसा होती थी और हर कोई उससे अपना चित्र बनवाने जाता था। तब एक दिन सुलेखा पिंकी से कहती है कि पिंकी, चलो क्यों ना हम भी अपना चित्र बनवा कर आए। तब पिंकी भी सुलेखा की इस बात से सहमत हो जाती है और वे दोनों उसी दिन अपना चित्र बनवाने आरव के पास चले जाते हैं। जैसे ही सुलेखा आरव को देखती है तो वो बहुत ज्यादा अचंभित हो जाती है।
वो देखती है कि इस चित्रकार की शक्ल तो बिल्कुल उस सिपाही से मिलती है जो उसके सपने में अक्सर आता था। उसके बाद पिंकी और सुलेखा अपना चित्र बनवाकर घर वापस आ जाते हैं। तब रास्ते में सुलेखा पिंकी से कहती है कि पिंकी, तुम्हें पता है, जो वो चित्रकार है वही मेरे सपनों में बचपन से आ रहा है। इस चित्रकार की और उस सिपाही की शक्ल बिल्कुल हूबहू एक जैसी ही है। तब पिंकी कहती है कि सुलेखा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? तब सुलेखा कहती है कि पिंकी, मेरी बात पर भरोसा करो, ये वही व्यक्ति है, मैं सच कह रही हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये महज एक सपना नहीं है। मेरा और उस व्यक्ति का कोई न कोई संबंध तो जरूर है और मैं इस बारे में इस व्यक्ति से बात करना चाहती हूं। उस दिन के बाद से सुलेखा हर रोज आरव से मिलने जाया करती थी। सुलेखा को आरव की चित्रकारी और उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता था और वो निश्चय कर लेती है कि वो आरव से ही विवाह करेगी और किसी से भी नहीं। फिर एक दिन सुलेखा अपने मन की बात आरव को बता देती है और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है, परंतु आरव सुलेखा से विवाह करने के लिए मना कर देता है। तब सुलेखा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर सुलेखा सोचती है कि उसे एक बार और आरव से बात करनी चाहिए और उसे सब सच बता देना चाहिए। तब अगली सुबह सुलेखा जाकर आरव से मिलती है और उसे सब सच बता देती है कि किस तरह बचपन से उसके सपने में आरव एक सिपाही के रूप में दिखता है और वो अपना पूरा सपना आरव को बता देती है। तब सुलेखा आगे कहती है कि आप हर रोज मेरे सपने में आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं आपको बहुत समय से जानती हूं और मैं आपके साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। जब आरव सुलेखा की यह बात सुनता है तो उसे भी हैरानी होती है। तब आरव कहता है कि जो सपना बचपन से आपको आ रहा है वैसा ही सपना मुझे भी आता है, परंतु मेरे सपने में मुझे उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आता और मैंने आज तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा है। अगर आपकी इजाजत हो तो आप कृपया करके मुझे अपना दायां हाथ दिखा सकती हैं। क्या आपके दाएं हाथ पर एक गहरा काले रंग का निशान है? तब सुलेखा कहती है कि हाँ, मेरे दाएं हाथ पर एक काला गहरा निशान है। उसके बाद सुलेखा वो निशान आरव को दिखा देती है। तब आरव कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा कि मेरे सपने में उस लड़की के हाथ पर दिखता है। तब आरव आगे कहता है कि पहले तो मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, परंतु मुझे बचपन से बार बार एक ही सपना आता था जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। तब मैंने ये बात अपने एक मित्र को बताई। तब उसने मुझसे कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। तुम्हें उस लड़की को अवश्य ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे सपने में आती है। क्या पता तुम्हें सच में वो लड़की मिल जाए। इसलिए मैंने अलग अलग गांव में जाकर चित्रकारी करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अगर सच में उस लड़की का मिलना मेरी किस्मत में होगा तो वो लड़की मुझे जरूर कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। इसलिए उस दिन के बाद से मैं अलग अलग गांव में जाकर रहने लगा और अब इस गांव में मुझे आप मिल गई हैं। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उसके बाद आरव भी सुलेखा से विवाह करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे सुलेखा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सुलेखा घर जाकर अपनी सहेली पिंकी को सारी बातें बता देती है कि किस प्रकार उसने आरव को अपने सपने के बारे में सब बताया और आरव के भी सपने में एक लड़की आती थी और उसके सपने में भी बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा कि मेरे सपने में दिखता था। तब पिंकी ये सब बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर सुलेखा आगे कहती है कि देखा ना पिंकी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस सपने का हकीकत से जरूर कोई तो संबंध है। तब पिंकी कहती है कि तुम सच कहती हो सुलेखा, इसका मतलब जो भी तुमने कहा था वो सब सच था। अब मुझे भी यकीन हो चुका है और कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें वो व्यक्ति मिल गया और अब तुम उससे विवाह करने वाली हो। उसके बाद सुलेखा कहती है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी मुझे पिताजी से जाकर भी बात करनी है कि मैं आरव से विवाह करना चाहती हूँ और मुझे उन्हें मनाना होगा। उसके अगले दिन सुलेखा अपने पिता को सब बात बता देती है और उनके सामने आरव से विवाह करने की अपनी इच्छा प्रकट करती है, परंतु सुलेखा के पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने आखिर उस लड़के से विवाह करने के बारे में सोचा भी कैसे?
तुम एक धनी व्यापारी की लड़की हो और वो लड़का केवल चित्रकारी करता है, वो भी अलग अलग गांव में जाकर। उसके पास तो रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है। मैं तुम्हारा विवाह कभी भी ऐसे लड़के से नहीं करने वाला। तुम केवल अपने बेकार सपने के आधार पर ऐसे ही किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए कैसे सहमत हो सकती हो? इसलिए तुम इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। तब सुलेखा अपने पिता को समझाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु उसके पिता इस विवाह के लिए साफ इनकार कर देते हैं। उसके अगले दिन आरव अपने पिता के साथ सुलेखा के घर पर रिश्ते के लिए जाता है। तब आरव सुलेखा के पिता को सब बताता है कि उसके पिता भी एक बहुत ही धनी सेठ है और उसे चित्रकारी करना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर आरव आगे अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने उस लड़की को ढूंढने के लिए ही चित्रकारी की है, ताकि मैं अलग अलग गांव में जाकर उस लड़की को ढूंढ सकूं। उसके बाद जब मैं इस गांव में आया तब मैं सुलेखा से मिला और हम दोनों को सब सच पता चला। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं और सुलेखा एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। कृपया करके आप इस रिश्ते के लिए इनकार मत कीजिए। जब सुलेखा के पिता को पता चलता है कि आरव के पिता भी एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं, उसके बाद वो भी इस रिश्ते के लिए सहमत हो जाते हैं। उसके बाद वे सुलेखा और आरव का विवाह करवा देते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर और कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।